हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण इसमें अध्ययन करेंगे। इसके पहले 3 टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। लिंक में दिया गया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक था हमारा जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो। दूसरा टॉपिक था जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। 2 टॉपिक हो गया। तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो। 3 टॉपिक हो। ये हमारा चौथा टॉपिक है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो पहले अवतल दर्पण हम बनाते हैं, उसके बाद परिभाषा इसकी हम थ्योरी लिखेंगे। इसकी थ्योरी लिखने के लिए आपको पहले नंबर नियम याद होना चाहिए। क्या? अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। 3 नियम, कुछ किताब में 3 नियम है, कुछ किताब में 4 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रियल में होते हैं 3 है, बस एक जो है और आ जाता है चौथा बनकर। उसका मतलब कहीं नहीं होता है, उसका प्रयोग भी किसी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पहले क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण बनाते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण नहीं है अभी। अभी क्या है? ये कांच का, गोलीय कांच का, मतलब कि खोखले गोले का भाग, कटा हुआ भाग है। क्या है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, यानी कांच का एक खोखला गोला है, उसका कटा हुआ भाग है। अब इसके उभरे हुए भाग पर यदि आप पेंट कर दोगे, किसका पेंट? चांदी की पॉलिश या पारे की पॉलिश, चांदी की पॉलिश कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। किस पे पॉलिश करेंगे? किस पे करेंगे? उभरे हुए भाग पर। उभरे हुए भाग पर करोगे तभी अवतल दर्पण बनेगा, नहीं तो उत्तल दर्पण आप बना लेंगे। ये बन गया आपका क्या? अवतल दर्पण। जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश या कलई कर दिया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है। यदि इसकी परिभाषा लिखना है अवतल दर्पण की, तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जिसका दबा हुआ भाग, जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु जो है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या बात आती है? गोलीय दर्पण के केंद्र, अब ये किसका कटा हुआ भाग तो है गोले का। अब गोले का जैसे कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? यही बीच में होगा। अब इसी का काट के अगर हम दर्पण बना लिए तो क्या होगा? वृत्त, गोलीय दर्पण ही तो ये बना है। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? थोड़ा दूर बनाते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं दूसरा नंबर वृत्त के केंद्र, यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता
केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका ये परिभाषा भी तैयार हो रहा है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसे मिलाते हैं, क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे मिलाएंगे, सी और पी। सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब क्या आता है, चौथा पॉइंट आपका बनेगा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसके बीच की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी। सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये तो अभी चित्र बना रहे थे। अब बात आती है क्या, अब हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें पढ़ना क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस कहाँ है, मुख्य फोकस एकदम बीच में होता है। यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये बात आती है। मुख्य फोकस कहते हैं वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु, यानी इसके बीच के बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं। यानी मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब इन्हीं के बीच में क्या होगा, वस्तु रखी गई स्थित है। यानी इसके बीच में यहीं पे वस्तु रखी गई है। यानी कि यहाँ पे आपकी वस्तु है, यहीं पे क्या है, ये वस्तु है। इसे ए और इसे बी। ठीक, ये फंक्शन। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष। अब आपकी पूरी कहानी अभी स्टार्ट होने वाली है यहीं पे। अभी तो हम क्या सीख रहे थे, चित्र को। इस चित्र को, किस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है वो बताया गया। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है अभी इस पॉइंट यानी चौथे पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि इतना पॉइंट आपको समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए, अभी तो हमने परिचय जाना, बेसिक नॉलेज। अब जानेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, उसके बीच में वस्तु रखी है। अब चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चौथे पॉइंट के क्या होता है। पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। ये मुख्य अक्ष क्या है, यही तो है मुख्य अक्ष, क्योंकि सी और पी, सी पी ही तो मुख्य अक्ष है। यहाँ पे बताए हैं मुख्य अक्ष। अब इसके क्या आएगा, समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरी? मुख्य फोकस से। समझ में आया इतना? मुख्य फोकस से गुजरती है। अब अगला पॉइंट आता है मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण। अब कहां से आएगी? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। कहां से आ रही प्रकाश किरण? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें मिली, क्या ये टकराया मुख्य फोकस से आया और ये मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराया तो मुख्य अक्ष के समांतर निकला। जहां पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पे दोनों किरणें टकराई हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? ये देखो आ रहा है, ये बना। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? यहाँ पे A डैश B डैश, M1 M2। ठीक, अब पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं कैसे इसकी थ्योरी आपको लिखना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, रटने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को छोड़कर मत भागिए, वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। अगर आप वीडियो को छोड़कर भाग गए तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्या है पहला पॉइंट यहां से देखेंगे, मुख्य अक्ष। इसमें लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष ही तो है, C और P, ये क्या मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये क्या है आपका? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य तथा मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक उल्टा। कैसा है? वास्तविक उल्टा है। यदि कोई अवतल दर्पण में लगभग प्रतिबिंब, वास्तविक कब होगा? ध्यान देना, वास्तविक कब होता है? जब वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वो वास्तविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? वस्तु से उल्टा। जैसे तालाब में, आप तालाब के किनारे खड़े हैं तो आप सीधा खड़े हैं, लेकिन तालाब में जल में देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन बनेगा किसका? आपका ही तो बनेगा। आपका बनेगा। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं सुबह शाम, चाहे जहां, अगर आप बाहर जाते हैं तो दर्पण को देख कर जाते हैं। जब दर्पण को देख कर जाते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि कहीं हमारा बाल तो खराब नहीं है, कहीं हमारे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है, इसी वजह से सब देखते हैं। तो फेस को जब देखते हैं तो क्या आपका फेस में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? नहीं। क्या आप गोरे हैं तो काले हो जाते हैं, या काले हैं तो गोरे हो जाते हैं? नहीं होते हैं। जैसा आप मेकअप करेंगे वैसा दर्पण आपको दिखाता है। तो वही चीज है, जैसा वस्तु होगा वैसा ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे। और वस्तु कैसा होगा? उल्टा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या बना? वस्तु यहां है, वस्तु के पीछे जाकर बन रहा है, तो इसका मतलब वस्तु जो छोटा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा।
वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। यही हमारा इस पॉइंट में मेन चीज है। इसे आप छोड़िएगा मत, अगर आ गया पेपर में तो इस पॉइंट को जरूर लिखना। अगर इसे नहीं लिखे तो आपकी थ्योरी सही नहीं मानी जाएगी। 1 नंबर इस पे आपका कट जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपका या आधा नंबर इसके लिए काट लेंगे, क्योंकि यही तो मेन है। क्योंकि यही आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन को पुटअप किया गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा। यही पूछने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार पुनः आप इस पे रिपीट कर लेते हैं। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब क्या है? अतः प्रतिबिंब का क्या कहेंगे? यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यह प्रतिबिंब कैसा बना है? यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, क्योंकि यहां है छोटा, यहां हो गया बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, चलो अब चलते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। पांचवा है हमारा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। दर्पण बनाते हैं। ये क्या है? एफ है। इसे अब कहें, अब क्या कह रहे? मुख्य फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। तो क्या करेंगे? यही मुख्य फोकस है, यहीं पे प्रतिबिंब वस्तु को स्थित कर देंगे। यहीं पे वस्तु को क्या कर दिया? रख दिया गया। ए और बी, वस्तु का नाम दे दिया क्या? ए और बी। इसमें भी क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से ही गुजरती है। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण। कहां से? वक्रता केंद्र। यही तो है वक्रता केंद्र। 1 मिनट, इसे प्रतिबिंब को, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से खींच दिया जाए। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है।
और अगला क्या होगा, वक्रता केंद्र, यानी कि ये साइड, यानी कि इस यही तो वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे परिभाषा में लिखना क्या है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पहले वक्रता केंद्र की ओर आएगा। अब वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। पहले कहां जाएगा, दर्पण की ओर जाएगा, दर्पण से टकराएगा तो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यानी कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वस्तु यहाँ पे स्थित है तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब तो जाना चाहिए इधर या तो इधर, लेकिन ये तो कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र पीछे की ओर, पीछे की ओर आज जा तो रहा है, लेकिन आप यहां से वस्तु को देखेंगे ना इधर से, ना कि आप इधर से देखोगे। इधर से देखोगे, इधर से वस्तु को देखना है। कहां से इधर से देखना है, तो कहां पहले वक्रता केंद्र ही तो आएगा। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है और इसका प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत पर जाकर मिलता है। कहां मिलेगा, अनंत पर जाकर मिलेगा। कहां जाकर मिलेगा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के मिलेगा, अनंत पर जाकर मिलेगा। यहां जगह कम है, अनंत पे जाकर मिलेगा। कहां, अनंत पर, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यही फंक्शन हमारा जाकर बना। थ्योरी इसकी फिर से सुनते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है तथा जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अतः अनंत पर जाकर मिलेगी तो क्या होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं, लास्ट हमारा क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होता होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ जाकर बनेगा और कहाँ नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, हो गया। चलो लास्ट हमारा क्या है, छठा पॉइंट है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। यहां ध्रुव ही नाम ले लेते हैं, ध्रुव के बीच स्थित हो।
ठीक है, तो चित्र हमारा यही है, अवतल दर्पण ही। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, वस्तु को कहाँ रखना है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये हमारा मुख्य फोकस है, ये है दर्पण का ध्रुव, और वस्तु कहाँ कह रहा है, बीच स्थित हो। बीच यानी यहाँ मध्य में, यहाँ पे वस्तु क्या है स्थित है। ठीक है, वस्तु हमारा यहाँ पे स्थित है। नाम लेते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं क्या, ए और बी। ए बी नाम हो गया। क्या होगा, फोकस कैसे प्रकाश किरण निकलेगी, यहाँ पे प्रकाश किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। जितना मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी सब दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, अगला क्या होगा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहाँ है, यही तो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण यानी कि इधर से जाएगी। यहां से वस्तु क्या हो रही है, निकल रही है। यहां से वस्तु को देखेंगे तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। प्रतिबिंब कहां जाकर बनेगा, दर्पण के पीछे जाकर बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी कि इन लाइन को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पे मिला, जहां पे दोनों किरणें टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ए डैश बी डैश। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पे दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इधर जो है प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इधर क्या होगा, इधर देखिए बहुत छोटा इधर गैप होता आ रहा है, बड़ा गैप होता जा रहा है, यानी कि आगे जब अनंत तक इधर जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, कहीं पर मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण बनेगा नहीं। तो इसलिए इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कर दिया गया है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हो गया। यदि दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या है, दर्पण के पीछे यानी कि उभरे हुए भाग तरफ, उभरे हुए दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के, क्या बात आ रही है बार बार निकल कर, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होगा, आभासी, आभासी होगा और सीधा बनेगा। कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी तथा सीधा। क्या है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, चाहे तो आप कह दो बड़ा, हाँ बड़ा ही रहेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। क्या है, आभासी कब होगा, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण में हो, चाहे अवतल दर्पण में हो, चाहे जहां हो। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना तो आभासी होगा और सीधा बनेगा, आभासी होगा सीधा बनेगा।
और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसमें आपका क्या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पे टॉपिक समाप्त हो गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, एक बात और है, यदि आपको मैथ पढ़ना है, मैथ इस चैनल पर, इस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केवल और केवल आपको साइंस टॉपिक, साइंस से संबंधित टॉपिक मिलेगा बस। अगर मैथ पढ़ना है तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैथ की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में जो है आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी पढ़ाया जा रहा है। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक मैथ नहीं आएगी। अगर कमजोर स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेसिक या मैथ के मेन जड़ को मजबूत करें। अगर जड़ मजबूत रहेगा तभी तो पेड़ मजबूत होगा, कि आंधी आने पर भी नहीं उखड़ेगा। ठीक है। अगर नींव कमजोर है तो दीवार तो कमजोर होगा ही। इसलिए पहले मेन जड़ को आप मजबूत करो, उसके बाद दीवार तो या पेड़ तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जाइए इस चैनल को ALP, यहाँ पे है ALP है, AL3P STD यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और मैथ के मेन जड़ को मजबूत कीजिए, ताकि आपको आगे मैथ में समस्या ना हो। क्योंकि आने वाले समय में सबको तैयारी ही करना, बिना शिक्षा के एक कदम भी नहीं चला जा सकता। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से शिक्षा जरूर ग्रहण करिए, क्योंकि बाहर जो कमाने जाते हैं वो भी, उनके लिए भी डिग्री की आवश्यकता हो गई है। इसलिए डिग्री की बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।